Hello students, today's topic is circuit analysis or network analysis. Circuit analysis और network analysis ये आपका क्लास 12th चैप्टर नंबर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी का एक टॉपिक है जहाँ पे बच्चों को काफ़ी प्रॉब्लम्स आती हैं कि सर्किट अगर हमारे पास हैं तो उसको किस तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे, कंफ्यूज हो जाते हैं करंट की डायरेक्शन कैसे लें, कौन सा ला, किरचॉफ्स का करंट ला, किरचॉफ्स का वोल्टेज ला कहाँ पे कैसे लगाएं। तो यहाँ पे मैं आपको बिल्कुल बेसिक लेवल से चीजें बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको ये चीज क्लियर कर दूं कि यहाँ पे मैं सिर्फ केसीएल यूज करने वाला हूँ, किरचॉफ्स का एक ही रूल यूज करूंगा और उस रूल से हर एक टाइप की प्रॉब्लम, क्यूब टाइप प्रॉब्लम होगी, कॉम्प्लिकेटेड सर्किट्स हो गए, स्टार डेल्टा टाइप के स्ट्रक्चर्स हो गए आपके पास, वो सारे के सारे सर्किट्स हम लोग सिर्फ केसीएल से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे आप लोगों ने ध्यान देना है और पूरे कंसंट्रेशन से सुनना है। देखें ध्यान से, सबसे पहले तो हमें ये क्लियर होना चाहिए कि सर्किट क्या होता है। व्हाट इज सर्किट? देखें ध्यान से, सर्किट क्या होता है बच्चे? सर्किट होता है इंटरकनेक्शन होता है बिटवीन सर्किट एलिमेंट्स। सर्किट को क्या लिख सकते हैं हम लोग? सर्किट क्या होगा बच्चे? ये इंटरकनेक्शन बिटवीन सर्किट एलिमेंट्स। किसके बीच का इंटरकनेक्शन है? ये सर्किट एलिमेंट्स के बीच का इंटरकनेक्शन है। अब मुझे आपको बताना है कि सर्किट एलिमेंट्स क्या होते हैं। सर्किट एलिमेंट्स, देखिए, सर्किट एलिमेंट्स कॉन्स्टिट्यूट्स सर्किट, मतलब इनको सर्किट एलिमेंट्स को आप कंबाइन करेंगे तो कंबाइन करने के बाद आपके पास एक नेटवर्क बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एक नेटवर्क। मतलब सर्किट एलिमेंट्स को अगर आप लोग कंबाइन करते हैं तो आपके पास नेटवर्क बनेगा। ये सारे के सारे इनके कॉम्बिनेशन से, सर्किट एलिमेंट्स के कॉम्बिनेशन से ही आपके पास क्या बनेगा? एक नेटवर्क बनेगा। और ये जो सर्किट एलिमेंट्स होते हैं ये हमारे पास दो तरह के होते हैं। दो टाइप के सर्किट एलिमेंट्स होते हैं, एक होते हैं बच्चे एक्टिव और दूसरे होते हैं आपके पास पैसिव। एक होते हैं एक्टिव और दूसरे होते हैं पैसिव। देखो, एक्टिव सर्किट एलिमेंट्स वो वाले एलिमेंट्स होते हैं जो कंटिन्यूअसली आपको क्या करते हैं? एनर्जी सप्लाई करते हैं। तो यहां पे हम लोग तो डीसी सर्किट्स पढ़ रहे हैं। अब यहां पे अगर आप लोग देखें तो डीसी बैटरी का यूज होगा यहां पे। तो एक्टिव एलिमेंट्स वो हुए, एक्टिव सर्किट एलिमेंट्स वो हुए जो सप्लाई करते हैं, सप्लाई कॉन्टिन्यूअस एनर्जी। सर्किट में ये ऐसे एलिमेंट्स आपको दिखेंगे जो कंटिन्यूअसली एनर्जी सप्लाई करते हैं। तो ये आपके पास एक नेटवर्क दिख रहा है यहाँ पे। इसको स्टेप बाय स्टेप करके हमने एनालाइज करना है। तो यहाँ पे ये जो बैटरी है, तो बैटरी क्या करती है? एनर्जी सप्लाई करती है। तो यहाँ पे जो इसमें जो एक्टिव एलिमेंट्स में हमारे पास जो एग्जाम्पल है हम लोग लिख सकते हैं बैटरी और सेल। ये आपके पास एग्जाम्पल आ गई। ये एक्टिव सर्किट एलिमेंट्स है। और कुछ होंगे आपके पास पैसिव। पैसिव सर्किट एलिमेंट्स वो होते हैं जो ये जो एक्टिव एलिमेंट्स आपको एनर्जी दे रहे हैं किसी सर्किट में, या तो उनको स्टोर करें या उनको उड़ा दें। इनमें जैसे आपके पास एक आ जाएगा रेजिस्टेंस, एक रेजिस्टर हो गया, ठीक है, ये आ गया एक कैपेसिटर, और ये बच्चे आ गया एक आपके पास इंडक्टर। इसकी रेजिस्टेंस R है, इसकी कैपेसिटेंस C है, इसकी इंडक्टेंस L है आपके पास। तो यहां पे ये आपके पास पैसिव है, या तो ये एनर्जी को स्टोर करेंगे या तो ये एनर्जी को डेसिपेट करेंगे। तो ये जो रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस वाला क्या करता है? ये डेसिपेट करता है एनर्जी को। ये डेसिपेट करता है एनर्जी को, उड़ा देता है एनर्जी। इसको जो एनर्जी मिलती है बैटरी से उसको उड़ा देता है, हीट की फॉर्म में आपने ऑलरेडी देखा हुआ है। और ये कैपेसिटर, कैपेसिटर क्या करता है? स्टोर करता है एनर्जी को। जैसे आपने देखा भी हुआ है कि एक कैपेसिटर में कितनी एनर्जी स्टोर होती है, हम लोग पढ़ते हैं 1/2 CV²। वैसे ही ये इंडक्टर है, इंडक्टर भी क्या करता है बच्चे? एनर्जी को स्टोर करता है। तो ये हमारे पास हो गए सर्किट एलिमेंट्स। पहले सर्किट देखो, सर्किट आपने लिखा है यहाँ पे इंटरकनेक्शन बिटवीन सर्किट एलिमेंट्स, सर्किट एलिमेंट्स के बीच में इंटरकनेक्शन। और सर्किट एलिमेंट्स क्या हुए? सर्किट एलिमेंट्स कंबाइन हो के बहुत सारे सर्किट एलिमेंट्स अगर आप लोग मिलाओगे तो आपके पास एक सर्किट बनेगा या एक नेटवर्क बनेगा। क्या बनेगा? एक नेटवर्क, नेटवर्क बनेगा जी। अब अगर आप लोग यहां ध्यान दें
तो यहाँ पे देखें आपके पास बहुत सारे ये दिख रहे हैं सर्किट एलिमेंट्स। जैसे ये एक है 2 ओम, ये रेजिस्टर है, इसकी रेजिस्टेंस 2 ओम दी हुई है। ये एक है सर्किट एलिमेंट्स, ये पैसिव वाला है, और ये भी पैसिव है, ये भी पैसिव है, ये भी पैसिव है, और ये बैटरी, ये एक्टिव है। 2 बैटरीज दिख रही हैं आप लोगों को। तो अभी तक आपने यहाँ पे सीखा कि सर्किट क्या है, उसके बाद देखा आपने सर्किट एलिमेंट्स क्या है। उसके बाद हमारे पास जो सर्किट्स होते हैं, 2 तरह के सर्किट होते हैं। ये जो सर्किट्स होते हैं हमारे पास, ये 2 तरह के होते हैं। कौन कौन से? एक होता है ओपन सर्किट, ओपन सर्किट, और दूसरा होता है बच्चे हमारे पास क्लोज्ड सर्किट। एक आ गया ओपन, दूसरा आ गया क्लोज्ड सर्किट। अब ओपन और क्लोज सर्किट से क्या मतलब है, देखें ध्यान से। ओपन का मतलब ये नहीं है कि सर्किट ओपन है या कहीं से खुला हुआ है। ओपन का ये मतलब है कि जब आपने उसके साथ बैटरी लगाई है, या उस सर्किट में जो करंट की वैल्यू है वो कितनी है, 0, मतलब उस सर्किट में करंट फ्लो नहीं कर रही, I इक्वल टू 0। जो स्विच है, आपने स्विच जो ऑन ऑफ रहेगा आपके पास, उसको अभी ऑफ रखा हुआ है। अगर ऑफ रखा हुआ तो उसमें करंट की वैल्यू कितनी है, 0। जब किसी सर्किट में करंट 0 होती है, उस टाइप के सर्किट को हम बोलते हैं ओपन सर्किट, उसको बोलते हैं ओपन सर्किट। अब यहाँ पे क्लोज सर्किट क्या होगा? क्लोज सर्किट जैसे ही आपने स्विच को क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। स्विच को जब क्लोज किया आपने, क्लोज करने पे क्या हो गया, या स्विच को ऑन कर दिया, ऑन करने पे क्या होगा, उस सर्किट में करंट की वैल्यू फ्लो होगी। जब करंट की वैल्यू 0 नहीं हो, उस टाइम पे जो सर्किट होता है बच्चे, उसको हम क्या बोलते हैं, क्लोज सर्किट। तो यहां पे अभी तक आपने सीखा सर्किट क्या है और सर्किट एलिमेंट्स क्या है। वो 2 तरह के, एक एक्टिव और दूसरा पैसिव। फिर उसके बाद आपने देखा ओपन सर्किट क्या है और क्लोज सर्किट क्या है। अब उसके बाद कुछ यहाँ पे जो टर्म्स यूज होंगी हमारे पास, जो बार बार आप लोग देखेंगे, वो एक एक करके हम लोग यहाँ पे देखेंगे। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे देखूं बच्चे, तो एक होता है हमारे पास नोड, एक होता है नोड, और इसको आप जंक्शन भी बोलते हो। नोड क्या होता है या जंक्शन क्या होता है किसी सर्किट में, ये आपने देखना है बच्चे। नोड या जंक्शन वो होता है जहां पे आपके पास जो सर्किट एलिमेंट्स क्या हो रहे हैं, 2 या 2 से ज्यादा सर्किट एलिमेंट्स अगर मीट कर रहे हैं, उस पॉइंट को हम बोलेंगे जंक्शन। तो यहां मैं लिख सकता हूं द पॉइंट वेयर टू आर मोर सर्किट एलिमेंट्स, टू आर मोर सर्किट एलिमेंट्स मीट। जहां पे 2 या 2 से ज्यादा सर्किट एलिमेंट्स मीट करते हैं, उस पॉइंट को हम बोलते हैं नोड। अगर इस डायग्राम में हम लोग देखें तो नोड अगर आपको यहाँ पे कहाँ दिखेगा, देखें ध्यान से। अगर बच्चे आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखते हैं तो ये जो पॉइंट देखो, पॉइंट एच पे अगर आप लोग देखो, तो पॉइंट एच पे देखो एक एलिमेंट यहाँ से ही आ रहा है 6 का, है ना, एक पैसिव एलिमेंट आ रहा है, और ये 1 ओम का ये पैसिव है आपके पास यहाँ पे, और यहाँ पे ये एक्टिव है 10 वोल्ट, है ना। तो ये पॉइंट, इस पॉइंट को क्या बोलोगे आप, ये आपके पास आ गया जी नोड। देखो अगर यहाँ पे एक मैं अलग से डायग्राम बनाऊं, तो मान लो ये एक अगर आपके पास ब्रांच है, और यहाँ पे ये एक ब्रांच है। ब्रांच के बारे में भी मैंने आपको बताया नहीं। सर्किट एलिमेंट्स ले लेते हैं, ये 3 सर्किट एलिमेंट्स ले लिए, ये R1, ये R2, ये R3, ठीक है। यहाँ पे एक और ले सकते हैं आप लोग, मान लो एक कैपेसिटर भी ले लो, इस तरह से। तो यहाँ अगर आप लोग देखो तो ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पे 3 सर्किट एलिमेंट्स है। तो यहाँ पे ये जो पॉइंट होगा, इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, नोड। इसको क्या बोलेंगे, नोड या जंक्शन। क्योंकि ये वो पॉइंट होता है जहां पे 2 या 2 से ज्यादा सर्किट एलिमेंट्स मीट करते हैं। तो यहाँ पे ये नोड, यहाँ पे देखें ये भी नोड है आपके पास, ये पॉइंट भी नोड है। तो यहाँ नोड की आपको पहचान होनी चाहिए। देखो ये नोड नहीं है, ये नोड नहीं है, ये नोड नहीं है, ये नोड नहीं है, नोड ये है। यहाँ पे ये मीट कर रहे हैं सर्किट एलिमेंट्स, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नोड बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, नोड। उसके बाद हमारे पास आती है बच्चे, एक होती है ब्रांच। क्या रहती है, एक ब्रांच क्या होती है, देखो ध्यान से यहाँ पे, ब्रांच। ये जो सर्किट में जो जो टर्म्स यूज होंगी, क्योंकि आपको पहचान होनी चाहिए कि कौन सी टर्म क्या है, ठीक है, कौन सी टर्म क्या है, उसके बारे में आपको यहाँ पे मैं बता रहा हूं। देखो ध्यान से, ब्रांच क्या होती है बच्चे, ब्रांच देखो, ब्रांच क्या होती है, ब्रांच व्हेन एन एलिमेंट, एक अगर सर्किट एलिमेंट एग्जिस्ट करता है बिटवीन 2 नोड्स। अगर मैं लिखता हूं
when an element exists between two nodes, between two nodes। देखिए यहां ध्यान से तो यहां पे अगर फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक ब्रांच है, ठीक है, यहाँ पे एक मेरे सर्किट एलिमेंट लिया आपने, ये दूसरा सर्किट एलिमेंट लिया, ठीक है, उसके बाद यहां से मैं चला गया, एक ये सर्किट एलिमेंट लिया और एक ये सर्किट एलिमेंट्स लिया, उसके बाद नीचे आ गया, एक ये सर्किट एलिमेंट्स लिया, एक ये सर्किट एलिमेंट्स लिया। तो यहाँ पे आपने क्या देखा है कि ये बोल रहा है कि ब्रांच क्या होती है। देखो ब्रांच एक टहनी मान लीजिए, एक टहनी जहां पे कोई जो दो नोड्स के बीच में होगी, जो क्या होगी, दो नोड्स के बीच में होगी। मान लो यहाँ से एक और आपके पास ये आ रहा है सर्किट एलिमेंट्स, ये ऐसे आ रहा है इस तरह से, एक ये सर्किट एलिमेंट्स आ रहा है यहाँ से। तो यहाँ पे देखो नोड तो आपको क्लियर है, ये एक नोड होगा, ये एक नोड होगा, तो दो नोड्स के बीच में ये क्या होगी, आपके पास एक ब्रांच होगी। ये एक ब्रांच है, ये एक ब्रांच है, ये एक ब्रांच है, ये एक ब्रांच है, एक ब्रांच है। एक चीज का आपने ध्यान देना है कि एक ही ब्रांच में, मतलब जहां पे कहीं पे और सर्किट एलिमेंट्स वहां से नहीं निकल रहे हैं, अगर वहां से और कोई सर्किट एलिमेंट्स नहीं निकल रहे हैं तो उसको क्या बोलोगे आप लोग, ब्रांच। जैसे ये एक आ गई, यहाँ पे मान लो ये बैटरी लगा ली, फिर उसके बाद एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पे एक और बैटरी है, ये एक रेजिस्टेंस है। तो इस तरह से ये क्या, यहाँ पे आपको कहीं पे नोड दिख रहा है, बिल्कुल कोई नोड नहीं है इससे लेके यहाँ तक, तो इसको क्या बोलोगे आप लोग, ब्रांच। ये आपके पास आ गई जी ब्रांच। तो यहाँ पे ब्रांच क्या होती है, ब्रांच क्या होती है, जब एक सर्किट एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं बिटवीन दो नोड्स के बीच में, मतलब एक ब्रांच में कोई नोड नहीं होगा। ये चीज याद रखनी है आपने, एक ब्रांच में कोई भी नोड नहीं होगा। देखो यहाँ पे ध्यान से अगर इस डायग्राम को हम लोग देखते हैं यहाँ पे, तो ये जो डायग्राम है आपके पास, तो इस डायग्राम में देखें यहां से लेके यहां तक ये एक ब्रांच है आपके पास, यहां से लेके यहां तक ये एक ब्रांच है, यहां से लेके यहां तक ये मैं लिख देता हूं, जैसे ए बी एक ब्रांच है, जी एच एक ब्रांच है, एच सी एक ब्रांच है, ठीक है, सी डी एक ब्रांच है और एच ई एक ब्रांच है। तो एक ब्रांच में एक ही करंट होगी, ये चीज का भी ध्यान देना है आपने। अगर एक ब्रांच है तो करंट भी वहां पे सिंगल ही होगी, सेम रहेगी थ्रू आउट द ब्रांच। जैसे आप लोगों ने रेजिस्टेंस इन सीरीज पढ़ा है, आप लोग करते हो ना, तीन रेजिस्टेंस लेते हो ऐसे, एक ऐसे और एक ऐसे, और आप ये बोलते भी हो कि अगर हम तीन रेजिस्टेंस लगाएं तो उसमें हम करंट की वैल्यू क्या लेते हैं, सेम। तो मान लीजिए ये बैटरी का पॉजिटिव और ये नेगेटिव। अब अगर आप लोग यहाँ ध्यान दें, ये जैसे R1 लिखते हो, यहाँ R2 लिखते हो, यहाँ R3 लिखते हो, तो अगर इसमें से करंट I फ्लो हो रही है तो यहाँ पे I ही रहती है थ्रू। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक ही ब्रांच है, ये बेंड किया है, यहाँ से नोड नहीं निकला है कोई, ये कोई नोड नहीं है, ये आपके पास देखो एक ही ब्रांच है, सिंगल ब्रांच है। तो सिंगल ब्रांच में सेम एक ही करंट रहेगी, ये चीज का भी ध्यान देना है आपने। फिर उसके बाद हमारे पास होता है लूप और होता है मैश। हम लोग देखेंगे यहाँ पे लूप क्या होता है आपके पास, देखें ध्यान से, लूप, लूप और एक होता है हमारे पास मैश। देखो लूप और मैश में फर्क होता है। देखो लूप क्या होगा, कोई भी क्लोज्ड पाथ, और उस क्लोज्ड पाथ में से अगर करंट कोई फ्लो हो रही है, जैसे अगर मैं यहां देखूं, इधर यहां लिख देता हूं पहले, क्लोज्ड पाथ, क्लोज्ड पाथ थ्रू विच करंट फ्लो, थ्रू विच करंट फ्लो। तो यहाँ पे जैसे जैसे आपके पास ये, आपके पास कोई भी एक यहाँ पे लूप ले लो, क्लोज्ड लूप लेना है, जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ पे जैसे ए बी सी डी एफ ए, आप लोग यहाँ से चले बी की तरफ, बी से आए डी की तरफ, डी से आए एफ की तरफ, एफ से आप ए की तरफ आ गए, तो ये एक आप लूप आ गया आपके पास। उसके बाद यहाँ पे ये भी लिख सकते हो आप, जी सी डी एफ जी, ये एक आपके पास ये क्लोज्ड लूप है। तो इस लूप्स में मान लीजिए कोई करंट की वैल्यू भी होगी, जैसे इस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है, यहाँ पे कोई करंट फ्लो हो रही होगी, यहाँ पे कोई एक करंट फ्लो हो रही होगी, इस तरह से, ठीक है। तो क्लोज्ड पाथ जिसके थ्रू से क्या होती है, अंदर से करंट पास होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, लूप। और मैश क्या होता है, देखो मैश भी एक लूप ही होता है। अभी तक जो हमारी 12th क्लास की फिजिक्स होती है तो उसमें हम इसको डिफरेंशिएट नहीं करते हैं लूप और मैश में, मगर जब आप हायर क्लासेस में जाओगे तो वहां पे आपको फर्क दिखेगा लूप और मैश में। फिर भी मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ, मैश क्या होता है, मैश एक लूप होता है प्रोवाइडेड उसके अंदर कोई लूप ना हो। अगर आप यहां में लिख देता हूं पहले, लूप विच डज नॉट
which does not contain another loop within it। जैसे अगर आप लोग यहां ध्यान दें तो अगर मैं यहां लिखता हूं, जैसे आपने लिखा है GCDFG, देखो इसके अंदर एक लूप ये भी है, यहाँ पे ये भी बन सकता है ना, HCDEH, ये भी एक लूप बन सकता है, और GHEF ये भी एक लूप बन सकता है। मगर यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ एक मैश, क्या होगा यहाँ पे, देखो मैं लिख सकता हूँ, अगर मैं लिखूं यहाँ पे HCDEH, ये क्या आपके पास एक मैश है, क्योंकि अगर आप लोग ध्यान दें इसके अंदर कोई लूप नहीं है। वैसे ही आप लोग यहाँ पे ये भी लिख सकते हो GHEFG, ये भी क्या आपके पास मैश है, क्योंकि इसके अंदर भी कोई लूप नहीं है। तो लूप और मैश के बीच में आपको फर्क पता होना चाहिए। अब जो भी हमने ये देखा सर्किट में कौन सी चीज कहां पे क्या यूज होगी, वो चीज मैंने आपको बता दिया। इसमें ब्रांच क्या होती है, सर्किट एलिमेंट्स क्या होते हैं, एक्टिव कौन से होते हैं, पैसिव कौन से होते हैं, ठीक है। उसके बाद जंक्शन क्या होता है, ब्रांच क्या होती है, और मैश क्या होती है, और लूप क्या होता है। अब इन सर्किट को हमने एनालाइज करना है, और इनमें बहुत सारे पैरामीटर्स जो होते हैं उनको हमने फाइंड करने को, वो हमें मैक्सिमम टाइम हमें वो बोलता है कि इसके पैरामीटर्स को फाइंड करें। तो हमारे पास अगर हम ये लिखते हैं सर्किट एनालिसिस, क्योंकि कोई भी सर्किट होगा उसके अंदर बहुत सारे पैरामीटर्स होंगे। तो यहां अगर मैं लिखता हूं कि जो सर्किट एनालिसिस जो हम लोग देख रहे हैं इंक्लूड्स द कैलकुलेशन ऑफ वेरियस पैरामीटर्स। अभी आपने यहां पे ये सीखा कि पहले नेटवर्क क्या होता है, उसमें कौन सी चीज क्या है, अब उसमें आपको फाइंड क्या करना है, तो कोई भी सर्किट है वो क्या इंक्लूड करता है, कैलकुलेशन ऑफ वेरियस पैरामीटर्स। उसमें कौन कौन सा पैरामीटर्स होगा, जैसे आपको बोल देगा कि बताओ भाई आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालो इस पूरे सर्किट्स की। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, आर इक्विवेलेंट बोले तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछ निकालने को बोलेगा, यही सारी चीजें पूछने को बोलेगा। और दूसरा क्या बोल सकता है कि करंट निकालो, करंट इन ईच ब्रांच, हर एक ब्रांच में आपको करंट की वैल्यू बतानी है। और मैंने आपको अभी बताया कि एक ब्रांच में एक ही करंट होगी, तो हर ब्रांच की बात कर रहे हैं, अलग अलग ब्रांचेस में अलग अलग करंट होगी। और क्या पूछ सकता है, और हमें ये पूछ सकता है कि पोटेंशियल डिफरेंस बताओ किसी भी जंक्शन या नोड पे, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस डिफरेंट जंक्शन। डिफरेंट जंक्शंस पे क्यों, जंक्शंस पे आपको अलग अलग जंक्शंस दिए होंगे, वहां पे आपको पोटेंशियल डिफरेंस आपको फाइंड करना है। तो ये जो मैंने सबसे आपको पहले देखा हमने सर्किट एनालिसिस, तो सर्किट एनालिसिस में क्या आपको निकालने को बोलेगा, ये सारे पैरामीटर्स। अब इन सारे पैरामीटर्स को हम कैसे निकालते हैं, इन सब पैरामीटर्स को निकालने के लिए हमारे पास कुछ रूल्स हैं, कुछ स्टैंडर्ड एप्लीकेशंस हैं। वो क्या क्या है वो यहाँ पे अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे, ध्यान दें आप लोग। यहाँ पे सर्किट एनालिसिस हम किन रूल से करेंगे फाइंड, अभी हम यहाँ पे लिखने वाले हैं कि ये जो सर्किट एनालिसिस होते हैं इनको हम कुछ मेथड्स हैं, कुछ रूल्स हैं, उनकी हेल्प से हम लोग इनको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो ये जो सर्किट एनालिसिस है, सर्किट एनालिसिस इज डन विद सम स्टैंडर्ड लॉज, कुछ स्टैंडर्ड लॉज हैं। नंबर 1 है आपके पास किरचॉफ्स लॉज, किरचॉफ्स के लॉज हैं आपके पास, ठीक है। इसमें किरचॉफ्स के लॉज में दो लॉज आएंगे आपके पास, एक होगा आपके पास जंक्शन एनालिसिस, जंक्शन एनालिसिस, और दूसरा होगा बच्चे आपके पास मैश एनालिसिस, दूसरा होगा आपके पास मैश एनालिसिस। ये जो जंक्शन एनालिसिस होता है इसको हम लोग किरचॉफ्स करंट लॉ भी बोलते हैं, केसीएल भी बोलते हैं। और ये जो मैश या लूप क्लोज लूप एनालिसिस होता है इसको बोलते हैं किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। ये दो रूल्स हैं आपके पास, है ना, किसके, किरचॉफ्स के। और उसके बाद आपके पास और भी कुछ हैं,
जो हायर क्लासेस में आप लोग देखेंगे। यहां तक हमने तो अपने आप को रिस्ट्रिक्ट यहां तक ही रखना है, ये जो किरचॉफ्स लॉ के ऊपर। इसके अलावा आपके पास रहता है थेवेनिन्स थ्योरम रहती है, थेवेनिन्स थ्योरम, इससे भी आप सर्किट फाइंड कर सकते हो। दूसरी नॉर्टन थ्योरम, NORTON, नॉर्टन थ्योरम, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। इसके अलावा और भी हैं, ये आपको ये देखने आपको हायर क्लासेस में, जब हायर क्लासेस में जाओगे तो वहां पे ये चीजें हम लोग करते हैं। फिर भी यहाँ पे मैं ये थेवेनिन्स थ्योरम के ऊपर अगर कोई एग्जांपल आएगी तो वो उसको हम उस मेथड से भी करेंगे, वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। तो यहाँ पे मैंने आपको ये बोला है कि हम लोग किरचॉफ्स लॉ तक ही अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि किरचॉफ्स का जंक्शन एनालिसिस क्या है। और मैं आपको गारंटी देता हूं कि ये किरचॉफ्स जंक्शन एनालिसिस से ही, KCL से ही आप हर तरह की प्रॉब्लम्स कर लोगे। हर तरह की टफ से टफ प्रॉब्लम इसी रूल से करोगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे पास। तो पहले मैंने आपको ये बताना है कि किरचॉफ्स का जो जंक्शन एनालिसिस है, जिसको हम किरचॉफ्स करंट लॉ बोलते हैं, ये क्या होता है। फिर उसके ऊपर मैं इसकी एप्लीकेशन सिखाऊंगा एक एग्जाम्पल लेके। तो यहाँ ध्यान दें आप लोग। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि इसकी स्टेटमेंट क्या और ये बोलता क्या है। इसको हम क्या बोलते हैं, किरचॉफ्स किरचॉफ्स करंट लॉ। आपको ऐसे भी मिलेगा KCL, इसको क्या बोलते हैं, KCL, किरचॉफ्स करंट लॉ। ये जो हमें ये बेसिकली आइडिया देता है कि एक नोड पे करंट की डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से होती है। ये क्या देता है बच्चे, एक आइडिया देता है हमें। किसके बारे में आइडिया देता है, कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट एट ए नोड। किसी एक नोड पे करंट की डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से होती है। ये क्या बोलता है, ये बोलता है कि अगर कहीं पे नोड है, ये मैंने नोड बनाया, तो अगर कहीं पे नोड है तो मान लीजिए ये आपके पास एक सर्किट एलिमेंट्स आया इस नोड की तरफ, ये एक सर्किट एलिमेंट आया और यहां से ये एक सर्किट एलिमेंट आया। तीन सर्किट एलिमेंट्स बनाए। मान मान लीजिए ये बच्चे R1 है, ये R2 है और ये R3 है। ये आपके पास यहाँ क्या है, नोड है। तो ये बोलता है कि नोड की तरफ आने वाली करंट, मान लीजिए यहाँ I1 आ रही है, ये I2 आ रही है और यहां से बाहर जा रही है I3। ये बोल रहा है नोड की तरफ आने वाली करंट इक्वल टू नोड से बाहर जाने वाली करंट के बराबर होगी। बोलता है इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट। कहां पे, किसी एक नोड पे। तो यहां अगर आप लोग डायग्राम देखें तो ये आपके पास क्या बचे, नोड। ये क्या है, नोड, जिसको हम जंक्शन भी बोलते हैं, इसको हम जंक्शन भी बोलते हैं। तो यहां पे जंक्शन की तरफ कौन कौन सी करंट आ रही है, एक आपके पास आ रही I1 प्लस I2, ये इसकी तरफ आ रही है, और इससे दूर कौन सी जा रही है, I3, इस तरफ जा रही है ये करंट। और सिंपली हमें इस चीज का नॉलेज भी है कि हमें पता है कि करंट क्या है। करंट एक्चुअल में क्या है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। चार्ज ही तो फ्लो हो रहा है। तो किसी एक पॉइंट पे चार्ज की अकोमुलेशन तो पॉसिबल ही नहीं है। अगर किसी एक पॉइंट पे चार्ज अकोमुलेट होता है तो अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स लॉ के अगेंस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो किसी एक पॉइंट पे चार्ज की अकोमुलेशन पॉसिबल ही नहीं है। चार्ज जहां जितना आएगा उतना बाहर निकलेगा। तो यहाँ पे अगर आप लोग ध्यान दें, I1 प्लस I2 मिलके आपके पास I3 मिलेगा, क्योंकि ये तो वेक्टर तो नहीं है ना करंट। तो यहाँ पे वेक्टर रूल एडिशन लगाओगे, क्योंकि जो स्केलर क्वांटिटी है बेसिक अलजेब्रा से ऐड होती है। तो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो, I1 प्लस I2 माइनस I3 इज इक्वल टू 0। या यहाँ पे मैं इस तरह से लिख देता हूं, I1 प्लस I2 प्लस माइनस ऑफ I3, क्योंकि करंट की डायरेक्शन तो है भाई। अब यहाँ पे देखो, जंक्शन की तरफ आने वाली करंट को मैंने पॉजिटिव लिया है ना, I1 और I2, और जंक्शन से बाहर जाने वाली करंट को मैंने क्या लिया है, नेगेटिव लिया है। तो यहां मैं लिख सकता हूं कि टोटल सम ऑफ
आउटगोइंग करंट, आउटगोइंग करंट, ये टोटल सम ऑफ, यहां पे तो हम लोग इनकमिंग ले रहे हैं ना, तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, या आप एक एग्जांपल इस तरह से भी ले सकते हैं, यहां आर आउटगोइंग या इनकमिंग करंट इज जीरो। आउटगोइंग के लिए भी लगा सकते हो, इनकमिंग के लिए भी लगा सकते हो जीरो। तो यहां से आप ऐसे भी लिख सकते हो इसका, जैसे समीशन ऑफ आई आपको क्या लेना है, जीरो। समीशन ऑफ आई कितना लेना है आपने, जीरो। तो इस चीज का आपने ध्यान देना है, मतलब आपने सिंपल ये लगाना है कि नोड की तरफ कौन कौन सी करंट आ रही है और नोड से बाहर कौन सी करंट जा रही है। इस चीज का ध्यान, जो करंट नोड की तरफ आ रही होंगी वो बराबर होंगी जो नोड से बाहर की तरफ करंट जा रही होंगी। तो ये आपके पास आ गया जी किरचॉफ्स का करंट लॉ। किरचॉफ्स का करंट लॉ क्या बोलता है, अगर कहीं पे नोड है तो नोड पे करंट की डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से होती है, वही चीज हमें बताता है। और यही चीज बोलता है कि नोड की तरफ आने वाली करंट इक्वल टू नोड से बाहर जाने वाली करंट। अब देखें ध्यान से, अगर कोई सर्किट है आपके पास और उस सर्किट को आपने किरचॉफ्स करंट लॉ से सॉल्व करना है, जो आप लोग करते आ रहे हो किरचॉफ्स वोल्टेज रूल से, क्योंकि किरचॉफ्स करंट लॉ मैंने देखा हुआ है कि स्टूडेंट्स इसको यूज नहीं करते हैं, मगर ये ऐसा है कि इससे हर एक तरह की प्रॉब्लम्स आपकी निकल जाएगी। देखें ध्यान से, तो यहाँ पे एक हम डायग्राम बनाएंगे अब लोग, तो उस डायग्राम से फिर हम, उसी डायग्राम से मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे आप लोग अप्लाई करोगे किरचॉफ्स का करंट लॉ। ये आपके पास एक एग्जाम्पल है और इस एग्जाम्पल में ये बोल रहा है कि फाइंड करंट इन ईच ब्रांच, हर एक ब्रांच में आपको करंट की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पे मान लीजिए यहाँ से करंट जा रही है आई, अब ये करंट आई आ रही है, तो यहाँ अगर आप लोग ध्यान दें तो ये क्या है आपके पास नोड, ये क्या है नोड, क्योंकि यहाँ से देखो, यहाँ से एक सर्किट एलिमेंट्स निकल रहा है, एक यहाँ से निकल रहा है, एक पीछे से आ रहा है, तो ये नोड है। तो यहाँ से करंट डिवाइड हो जाएगी अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स लॉ। मान लो I1 इधर जा रही है और ये I2 इधर जा रही है, फिर यहाँ से वापस मिलके आपको क्या मिल जाएगी यहाँ पे I, क्योंकि I ही डिवाइड हुई है, क्योंकि जंक्शन की तरफ आने वाली करंट I इक्वल टू आपके पास I1 प्लस I2 के बराबर होगा। अब देखो यहाँ पे हमने क्या करना है, कैसे अप्लाई करना है, मतलब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं एप्लीकेशन, एप्लीकेशन ऑफ KCL, किसी भी सर्किट में आपको KCL को किस तरह से अप्लाई करना है वो चीज मुझे आपको यहाँ पे सिखानी है। तो देखो, जब भी आपने KCL अप्लाई करना है तो KCL में सबसे पहले आपने ये चीज का ध्यान देना है कि पूरे सर्किट में आपको पोटेंशियल अक्रॉस सर्किट एलिमेंट्स, जो भी सर्किट एलिमेंट्स है उसके अक्रॉस आपको पोटेंशियल बताना है कि कितना है। जैसे यहाँ पे ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव है, ये 40 है, ये 40 क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या होगा, यहाँ पे होगा 0 और यहाँ पे कितना होगा 40। इस पॉइंट पे 0 है, इस पॉइंट पे 40। अब देखो इस पॉइंट से अगर आप चल रहे हो तो कोई सर्किट एलिमेंट्स नहीं आ रहा है यहां तक, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल होगा 40। अब ये 0 यहां से लेके यहां तक, यहां कितना होगा 0 पोटेंशियल। अब नोड देखो, नोड एक्चुअली में आपको नोड की अगर पहचान भी करनी है तो नोड वो पॉइंट होता है जहां पे ना बैटरी का पॉजिटिव कनेक्ट हो रहा है ना बैटरी का नेगेटिव कनेक्ट हो रहा है। उस पॉइंट पे देखो ये इंडिविजुअल पॉइंट है, ये आपके पास इंडिविजुअल पॉइंट है, ये क्या आपके पास नोड है। इस नोड का आपको पोटेंशियल पता नहीं है, पोटेंशियल पता नहीं है, तो मान लो इस नोड का पोटेंशियल मैंने ले लिया x, ये आपको अज्यूम करना है स्टार्टिंग में। तो अब आपने क्या किया, हर एक सर्किट एलिमेंट के अक्रॉस पोटेंशियल को डिवाइड कर दिया। जैसे ये एक्टिव सर्किट है, 40 और 0 यहां पोटेंशियल डिफरेंस है। अब यहां पे ये 8 ओम के अक्रॉस 40 और x है। अब यहां पे डिफरेंस कितना है, x और 0, यहां पे भी कितना है, x और 0। तो हर एक के क्रॉस आपने क्या लगा लिया, पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइन कर दिया। उसके बाद क्या करना है, अब देखो, अब मैं लगाऊंगा यहां पे अप्लाइंग KCL फॉर नोड X। नोड X पे अब मैं यहां पे KCL लगाने वाला हूं। अब KCL क्या बोलता है कि किसी भी नोड पे आने वाली करंट इक्वल टू नोड से बाहर जाने वाली करंट। तो नोड की तरफ कौन सी करंट आ रही है बच्चों, नोड की तरफ आ रही है करंट I, और नोड से बाहर कौन सी जा रही है, I1 प्लस I2, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, और I1 प्लस I2 माइनस I इज इक्वल टू 0, या आप ऐसे भी लिख सकते हो उसको, I1 प्लस I2 प्लस माइनस ऑफ I इक्वल टू 0। देखो ध्यान से,
और ये करंट तो आपने बता दी कि इस नोड से ये बाहर जो करंट जा रही है उस तरह से ले ली, और अंदर जो करंट आ रही है वो उस तरह से ले ली आपने। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आपने क्या करना है, आपको पता है कि अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V इज इक्वल टू आई आर, और आर आई की वैल्यू किसके बराबर होती है, आई होती है पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। तो I1 जिस ब्रांच में ये I1 है उस ब्रांच का पोटेंशियल डिफरेंस लेना है आपने, और उसको उसकी ब्रांच की रेजिस्टेंस से डिवाइड कर देना है। तो I1 किस ब्रांच में बच्चे, ये देखो ये वाली ब्रांच में है, इस ब्रांच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, x माइनस जीरो। तो I1 आपके पास आ गया x माइनस जीरो डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस कितनी है 6 ओम, प्लस I2 की वैल्यू क्या होगी x माइनस जीरो, यहां भी पोटेंशियल कितना है x माइनस जीरो डिवाइडेड बाई 12 वैल्यू आ गई आपके पास, x माइनस जीरो डिवाइड बाई 12। उसके बाद आपके पास अगर आप लोग यहां ध्यान दें तो यहां पे जो I है, I इसकी तरफ आ रही है, I क्या आ रही है, इसकी इसकी साइड आ रही है I। तो आप लोग इसको, आपको ऐसे लिखना है ना यहाँ पे 40 माइनस एक्स, 40 माइनस एक्स डिवाइड बाई 8, मगर मैंने यहाँ पे अगर मैं माइनस है तो इसको मैं उल्टा करके अगर ऐसे लिखूं तो यहाँ मैं प्लस लिख सकता हूँ, प्लस यहाँ लिख सकता हूँ मैं x माइनस 40, क्योंकि मैंने प्लस कर दिया, माइनस से मल्टीप्लाई करके वही आ जाएगा बच्चे, और डिवाइड बाई आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ पे 8 इक्वल टू 0। अब आपने यहां से ये कर लिया। अब जब एक बार आपको x मिल जाएगा ना तो I1 I2 I3 एकदम से निकल जाएंगी आपके पास। अब देखें ध्यान से, अब यहाँ पे अगर मैं एलसीएम लेता हूं तो एलसीएम मुझे लेना पड़ेगा 48। 48 अगर एलसीएम आ रहा है बच्चे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 8 जो 48 होते हैं, तो बच्चे ये आ जाएगा आपके पास 8x, ये तो जीरो इसको छोड़ो, प्लस 12, 12 फोर जा तो ये आ जाएंगे 4x प्लस 6x माइनस 6 को अगर 40 से मल्टीप्लाई करोगे, 6 फोर जा 24, तो ये आ जाएगा 240 इक्वल टू 0। तो 48 को क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास यहाँ आ रहा है 8x प्लस 4x प्लस 6x माइनस 240 इक्वल टू 0। तो बच्चे आप लोग अगर यहाँ ध्यान दो तो 8 और 4 12, और 12 और 6 हो गए 18, 18x इक्वल टू 240, x इक्वल टू 240 डिवाइड बाई 18। तो अगर आप लोग इसको 6 से कट करते हो, 6 3 जा 18, 6 4 जा 40, तो बच्चे आ रहा है 40/3 वोल्ट। अब देखो जी, एक बार जब पोटेंशियल निकल गया ना हमारे पास तो फिर कुछ बचा ही नहीं हमारे पास। x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 40/3 वोल्ट। तो यहां से मैं लिख सकता हूं कि आपके पास जो x है बच्चे, वो x की वैल्यू, इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा 40/3 वोल्ट। अब 40/3 वोल्ट x आपको पोटेंशियल मिल गया। जब एक बार पोटेंशियल मिल गया तो अगर आप लोग ये यहाँ पे ये इक्वेशन देखो, ये वाली इक्वेशन देखो, तो ये किसकी वैल्यू लिखी है आपने, ये लिखी है I1। तो बच्चे I1 की वैल्यू किसके बराबर होगी आपके पास, I1 है आपके पास x/6, और x की वैल्यू अभी निकाली आपने, x है आपके पास 40 डिवाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 6। तो बच्चे ये कितना आ गया आपके पास, ये आ रहा है आपके पास 40 डिवाइड बाई 6 3 जा 18। अगर आप उसको 2 से कट करते हो तो ये आ जाएगा 20/9 अम्पेयर। 20/9 अम्पेयर की करंट कहां से फ्लो हो रही होगी, इस ब्रांच में। ये I1 की वैल्यू आ गई जी आपके पास। अब वैसे ही बच्चे आपको I2 निकालना है। I2 किसके बराबर लिखा आपने, x/12। I2 है x/12, और x की वैल्यू आपने अभी निकाली 40/3, क्योंकि करंट जो भी होगी, करंट क्या होगी, पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड बाई रेजिस्टेंस। तो पोटेंशियल उस पॉइंट का आपने निकाल लिया 40/3, ये तो आ गया आपके पास x, और मल्टीप्लाइड बाई 12, तो ये बच्चे आ जाएगा आपके पास 40 बाई ये कितना हो गया बच्चे 6, और ये 3 36, ये कितना हो गया 36 हो गया। तो अगर आप लोग इसको कट करते हो 4 से, 4 से अगर आप इसको कट करोगे तो ऊपर हो जाएगा 10 4 जा 40, और 9 4 जा 36। तो ये 10/9 एम्पेयर आपके पास करंट की वैल्यू आ गई। वैसे ही अगर आप लोग यहाँ पे देखो आई की वैल्यू निकालोगे, अगर मैं आई x माइनस 40/8 लूंगा तो माइनस आएगी, ये चीज का ध्यान देना। तो मैं यहाँ इसको क्या लिख सकता हूँ, अगर ऐसे निकालना तो कोई बात नहीं, ऐसे निकाल लेते हैं हम लोग, नहीं तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 40 माइनस एक्स
डिवाइड बाई 8, क्योंकि आप लोग देखो करंट की वैल्यू आपने ऐसे लगानी है कि 40 माइनस 8, 40 माइनस एक्स डिवाइड बाई 8। अगर आप ऐसे निकालोगे तो माइनस आएगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने माइनस था तो माइनस माइनस प्लस करने के लिए इस तरह से ये टर्म लगाई थी, यहाँ पे x माइनस 40 लिखा था। तो यहाँ से मैं क्या लिखूंगा 40 माइनस एक्स डिवाइड बाई 8। अब 40 में से आप लोग यहाँ पे आ गया 40, और ये x कितना है आपके पास 40 बाई 3 डिवाइडेड बाई 8। तो ये 40 हो जाए, 120 में से 40 निकालोगे आपके पास कितना बचेगा बच्चे, ये 120 में से 40 निकाल देंगे तो 160 आ जाएगा आपके पास। को मल्टीप्लाई करते हैं, 0 4 3 सा 12 माइनस 40 डिवाइडेड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 8। तो ये आपके पास 120 में से 40 निकालोगे तो आपके पास बचेगा 80 डिवाइडेड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 8। 8 1 सा 8, 8 10 सा 80। तो ये आपके पास कितना आ रहा है, ये आपके पास आ रहा है 10 डिवाइड बाई 3 एम्पेयर। आप लोग देखो इसको अगर प्लस भी करते हो I1 और I2 को, तो आपके पास इसके बराबर आना चाहिए I के बराबर, अगर आपको चेक करना है। देख लो ध्यान से, 9 एलसीएम आएगा, ऊपर हो जाएगा 30। देख लो ध्यान से, यहाँ अगर लिखता हूं मैं 20 बाई 9 प्लस 10 बाई 9, 9 एलसीएम आएगा, ऊपर हो जाएगा 30। तो ये आपके पास कितना आएगा, 3 से कट करो, ऊपर 10 और ये 3, इसके बराबर ही आ गया। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या करना है, किरचॉफ्स का जो करंट लॉ है वो इस तरह से अप्लाई करना है। इसके बाद जो नेक्स्ट आपका होगा, नेक्स्ट में मैं आपको पास अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स लूंगा, कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स लेंगे हम लोग, क्यूब टाइप प्रॉब्लम्स लेंगे। तो उन प्रॉब्लम्स को भी हम लोग किरचॉफ्स के करंट क्या बोलते हैं लॉ से ही सॉल्व करेंगे। तो इसको आप ध्यान से देखें।